इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? So we are just started our next subject in previous video which is political science. So political science के मैं आपको पहले इसका हाउ नो दे चुकी हूँ कि इसके 2 पेपर्स होते हैं और हर पेपर के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है, और उसकी मार्क्स एलोकेशन भी बता चुकी हूँ। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फ़िलोसफर स्टार्ट किए थे पेपर ए के, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलोसफर्स। तो जो उसमें इम्पोर्टेंट्स थे या जो पास्ट ट्रेंड है, ठीक है, ये जो आ सकते हैं वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे फ़िलोसफर्स, लेकिन हमने जस्ट वही किए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती और बेफिक्र रहें, वो जो है इम्पोर्टेंट भी नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ना उसमें से कोई एमसीक्यूज आता है ना कुछ और, ठीक है। जो आपको करवाए जा रहे हैं जस्ट आपने उसी पे ही रहना है, उसी पे ही फोकस्ड रहना है। सो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलोसफर्स, ठीक है। ये भी हमने सारे नहीं करने, जितने जस्ट आपको बताए जाएंगे कराए जाएंगे आपने उतने इनको करने हैं, ठीक है। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स, इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में से आपने अटैम्प्ट करना होता है और एक जो है मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलोसफर में से अटैम्प्ट करना होता है, यानी दोनों में से आते हैं, तो आपने आपके अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। आप दोनों जो हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में से भी कर सकते हैं और दोनों जो है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करने दोनों ही हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आते हैं, तो फिर जो है उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलोसफर्स। असलम चौधरी की बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ से आप चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं किसी पॉइंट की डिटेल देखने के लिए। सो फर्स्ट फ़िलोसफर है अल-फ़ाराबी। अल-फ़ाराबी बेसिकली फ़र्स्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट था, मुस्लिम फ़िलोसफर था पॉलिटिकल साइंस का। इसने 2 अहम काम किए जिसकी वजह से जो है ये इसकी शोहरत हुई। पहला इसने दिया जी कंसेप्ट दिया इसने रईसुल अव्वल का, ठीक है, और दूसरा जो है इसने आइडियल स्टेट का जो है कंसेप्ट दिया, किसने? अल-फ़ाराबी ने। पीछे भी एक आइडियल स्टेट हमने पढ़ी है ना, जो प्लाटो ने दी थी, लेकिन वो तो वेस्टर्न फ़िलोसफर था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मुस्लिम पॉलिटिकल की, ठीक है। तो ये फ़िलोसफर था, इसने ये कंसेप्ट दिया फ़िलोसफर प्रॉफिट का। सो ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम फ़िलोसफर, सबसे पहला यही है। बुक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द आइडियाज़ ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड रिकनसाइल द फिलोसफी एंड रेवोल्यूशन। बेसिकली इसने क्या किया कि इसने एक बुक लिखी जिसके अंदर इसने प्लेटो और एरिस्टोटल के जितने कंसेप्ट थे उनको सम अप किया और उनकी फ़िलोसफी को देते हुए जो है उसने रेवोल्यूशन किया। बातें उसने 2 ही की हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। उसने कहा है कि इस्लामिक प्रोविजन, अब चूँकि ये इस्लामिक फ़िलोसफर है, मुस्लिम फ़िलोसफर है, तो इसने कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जो है वो अपनी थ्योरी दी, अपनी फ़िलोसफी दी। इसने कहा कि इस्लामिक प्रोविजंस के अंदर कुरान और सुन्नत की रोशनी को देखते हुए जो है हमें फ़ैसला करना चाहिए और अपनी थिंकिंग जो है उसी तरह बनाना चाहिए, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है हमारा सारा फ्रेमवर्क जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर ही होना चाहिए। सो इसने एक समरी दी, ठीक है, और ये जो है प्लेटो को पसंद करता था, यही वजह है कि इसने प्लेटो और एरिस्टोटल की जो थी फ़िलोसफी को रिकनसाइल करते हुए एक बुक भी लिखी। तो समरी इसने लिखी, समरी ऑफ प्लेटोस फ़िलोसफी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट ऑफ फ़ाराबी का, कि क्या कंसेप्ट दिया इसने आइडियल स्टेट का। अब जाहिर है उसने कुरान और सुन्नत की रोशनी को देखते हुए दिया, तो उसने कहा कि हेड ऑफ जो स्टेट है उसकी कोई ख़ासियत होनी चाहिए, यानी जो उसमें उसने कुछ खासियतें बताई कि जिस शख्स के अंदर ये सारी खासियतें होंगी वही काबिल है कि वो हेड ऑफ स्टेट बन सके। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि करैक्टरिस्टिक्स लिखें रईसुल अव्वल की, ठीक है। इसने रईसुल अव्वल नाम दिया उसको या फिर फ़िलोसफर प्रॉफिट नाम दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर आता है, तकरीबन हर साल ही आता है। फ़िलोसफर प्रॉफिट या रईसुल अव्वल 2 नाम दिए उसने, ठीक है। ये एक ही चीज़ है कि इसका जो हेड ऑफ स्टेट बनेगा, ठीक है, तो वो बहुत पावरफुल मैन होना चाहिए। तो इसने आइडियलाइज़ किया स्टेट को, आइडियलाइज़ किया इसने हेड को। आइडियलाइज़ जो स्टेट इसने की वो रियासत मदीना थी, ठीक है, कि मदीना की रियासत जो है वो किस तरह बनी और किस तरह वहाँ पे हुकूमत हुई और कौन कौन से उसके सारे थे लॉज़ और रेगुलेशंस क्या थी। और आइडियल हेड जो था, जाहिर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ा आइडियल जो है वो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो आला मिसाल हैं हर चीज़ की और ज़िंदगी के हर शोबे में हमें मदद करते हैं कि हम किस तरह से जो है वो रहनुमाई हासिल करें और जो है तरक्की की तरफ गामज़न हो। सो कुछ क्वालिटीज़ बताई उसने फ़िलोसफर प्रॉफिट की, रईसुल अव्वल की। उसने कहा कि पोजेस परसुएशन स्किल, ठीक है, उसके अंदर परसुएशन स्किल्स होनी चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ परसेप्शन एज वेल एज फ़िलोसफी। फिज़िकली साउंड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़, बिल्कुल फिट हो, ठीक है। रिटेंटिव एंड शार्प मेमोरी,
पावर ऑफ आर्गूमेंटेशन, यानी अगर कोई बंदा उससे कोई बात कर रहा है तो आगे से आर्गूमेंट दे सके, अपने दलाइल पेश करते हुए अपनी बात को मनवाए, ठीक है, कि मेरा ये आर्गूमेंट है, और आर्गूमेंट दलाइल की बेस पे, ये नहीं कि बहस करे, बहस नहीं बल्कि समझाए, ठीक है, अपनी बात को मुस्बत जो है दलाइल दे के अपनी बात को पावरफुल बना के मनवाए अपने आप को। कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज कैपेसिटी, फोरबिड हिमसेल्फ फ्रॉम प्लेफुलनेस, यानी जो बेकार चीज़ें हैं, ठीक है, फजूलियात हैं, उनसे दूर रहे, लाइक ड्रिंकिंग, एडल्ट्री, सेक्सुअल डिज़ायर्स, करप्शन एंड इनजस्टिस। ही शुड हैव लव, जस्टिस, केयर, टॉलरेंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ रूल ऑफ लॉ। सो सर्व फॉर द अटमोस्ट हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है, अपने लोगों के लिए जो है वो उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। कैपेसिटी टू डिफेंड इट्स पीपल, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, ये सारी खूबियाँ उसने कहा है कि एक ही शख्स के अंदर होंगी तो ही वो इस काबिल है कि वो हेड ऑफ़ स्टेट बन सके, जिसे अल फरेबी ने नाम दिया रईसुल अव्वल का या फ़िलोसफ़र प्रॉफिट का। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारी खूबियाँ एक ही शख्स के अंदर हों, ठीक है, हो सकता है किसी बंदे के अंदर जस्टिस की खूबी हो, ठीक है, दूसरे के अंदर जो है वो शार्प मेमोरी हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी भी उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई 11 से 12 वो सारी की सारी खूबियाँ एक ही शख्स में हों, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो मुकम्मल है ना, कामिल तरीन शख्स हैं, कोई और तो कामिल नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता, बाकी हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी है, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि इसको देखते हुए, क्योंकि ये सारी करेक्टरिस्टिक्स एक शख्स में तो नहीं हो सकती, फिर उसने आगे 3 कैटेगरीज़ बनाई, ठीक है, कि 3 कैटेगरीज़ बनाई उसने कहा कि ये चलो कैटेगरीज अगर हों तो फिर भी वो इस काबिल हो सकता है बंदा कि उसे हम हेड ऑफ़ स्टेट बनाएं। पहली कैटेगरी उसने बनाई कि 5 और 6 क्वालिटीज़ हैविंग पर्सन, यानी उसने 11-12 करेक्टरिस्टिक्स बताई ना, लेकिन उसने कहा कि अगर किसी शख्स के अंदर 5 से 6 खूबियाँ भी हैं ना जो मैं बता रहा हूँ, तो वो भी जो है वो लीडर बन सकता है, फेयरली गुड लीडर या फिर हेड बन सकता है। सेकेंड उसने कैटेगरी बताई कि जी ऐसे बंदे को हमने तलाश करना है, ठीक है, कि जिसका पालने वाला जो है वो 5-6 खूबियों का मालिक हो, यानी हमने ऐसा बंदा ढूंढ लिया, ठीक है, हमने, यानी वो बंदा नहीं मिल रहा लेकिन जिसने उसको पाला है, ठीक है, तो उसके अंदर इनमें से कोई सी 5-6 खूबियाँ हों तो भी वो काबिल है कि हम उसको हेड ऑफ़ स्टेट बनाएं, रईसुल अव्वल बनाएं। तो इस तरह का लीडरशिप स्टाइल कहलाता है हेरिडिटरी, यानी वो हेरिडिटरी है ना, उसका पीछे नस्ल में है। फिर तीसरी कैटेगरी उसने बताई कि 2 से 5 लोगों की कौंसिल बना लेते हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक लीडर बना लेते हैं जो इनकी खूबियों को मिलाने से जो है वो 5 है, यानी हमने 2-3 लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, उनकी एक कौंसिल बना ली है, तो उस कौंसिल में से हमने कोई एक बंदा सेलेक्ट कर लेना है जो उन सबको मिला के जो है वो 5-6 खूबियाँ, यानी जो 2-3 बंदे हमने सेलेक्ट किए हैं ना कौंसिल के, यानी उन सब के अंदर जो है मिला के 5-6 खूबियाँ बनती हों। तो ये जो है 5-6 करेक्टरिस्टिक और ये कौंसिल लीडर का स्टाइल होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप इन 3 कैटेगरी जो अल-फरेबी ने बताई हैं उसमें से एक कैटेगरी वाला बंदा भी तलाश नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उस रियासत को आप कह नहीं सकते कि वो रियासत है, ठीक है, या वहाँ पे कोई हेड ऑफ़ स्टेट है। तो वो कहता है अल-फरेबी कि ऐसी रियासत को फिर बम से उड़ा देना चाहिए, ठीक है, इसका वजूद ही नहीं होना चाहिए। सो सच स्टेट इज़ बाउंड टू बी शेटर्ड बाय एटम। तो जितने मुसलमान फ़िलोसफ़र्स हैं, ठीक है, जितने भी आगे हम पढ़ेंगे या अभी हमने पढ़ा अल-फरेबी को, तो वो कहते हैं कि सोवरेंटी सिर्फ अल्लाह ताला से बिलोंग करती है, यानी अल्लाह ही सिर्फ अज़ीम है, ठीक है, अल्लाह ही हमारा मतलब हाकिम है और हुक्मरान है, वो हमारा खालिक है और हम उसकी मखलूक है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो यहाँ पे दुनिया के अंदर जो हुक्मरान है, हुकूमत कर रहा है, वो सिर्फ़ उसकी अकाउंटमेंट्स मानता है, ठीक है, यानी सिर्फ निज़ाम चलाने के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी ना, ठीक है, तो लेकिन सुप्रीम पावर किसकी है? अल्लाह की है, ठीक है। तो सेपरेट ट्रस्ट के ज़रिए जो है वो इस्टेब्लिश करवाया गया और डेलीगेट पावर जो है वो इंसान को दी गई, लेकिन सोवरेन पावर किसकी है? अल्लाह ताला की है, ठीक है। तो वेस्टर्न जो फ़िलोसफ़र्स हैं, ठीक है, उनकी ख़ासियत क्या थी कि वो पहले फ़िलोसफ़ी देते थे, बाद में अमल करते थे, यानी पहले अपना कंसेप्ट बताते थे, थ्योरी बताते थे, बाद में उसके ऊपर एक्ट अपॉन करते थे। अगर क्रिटिसिज्म होता था फिर अगला कोई और थ्योरी आ जाती थी, वरना जो है उस पर अमल किया जाता है। लेकिन मुसलमान जो हैं वो क्या करते थे कि वो ना सिर्फ तफसील बताते थे बल्कि पिछले सिस्टम को भी बताते थे और नई चीज़ें भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराते थे, जितने भी मुस्लिम फ़िलोसफ़र्स हैं, ठीक है। तो ये आपने बात देखनी है कि अरस्तु जो था उसने आइडियल स्टेट दी थी और प्लाटो ने क्या किया था? फ़िलोसफ़र किंग दिया था। ये थ्योरी पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो अल-फरेबी ने उन दोनों के कंसेप्ट को ही मिलाया, उसी के मुताबिक किताब लिखी और उसी के मुताबिक ही अरस्तु ने, मैं आप अभी हमने पढ़ा कि अल-फरेबी ने जो है वो आइडियल स्टेट मदीना की मिसाल दी और फ़िलोसफ़र किंग जिसे उसने रईसुल अव्वल कहा, ठीक है, हेड ऑफ़ स्टेट कहा, फ़िलोसफ़र कहा उसने, ठीक है। इसने अरिस्टोटल ने फ़िलोसफ़र किंग कहा था जबकि इसने कहा फ़िलोसफ़र प्रॉफिट। तो इन दोनों के कंसेप्ट को मिलाते हुए अल-फरेबी ने जो है वो अपना सारा काम किया, अपनी थ्योरी दी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करेक्टरिस्टिक्स वाला, तो ये आपने देख लेना है। इसके साथ मैंने वेस्टर्न को भी साथ आपके
कंपैरिजन करवा दिया ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट फ़िलोसफ़र है अल-मुवर्दी। सो अल-मुवर्दी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो थ्योरी ऑफ इमामत, ठीक है, इमामत यानी इमामत करवाना। So he was the first philosopher. He explains the theory of इमामत and he belongs to शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स। ये पीछे आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट स्कूल हैं 4, ठीक है। शाफ़ी स्कूल है और दूसरे भी स्कूल्स हैं जो कि आगे फिर एंड लीड होते हैं और फिर उनके आगे जो हैं वो पैरोकार हैं उनके। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हेडशिप एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लाम एंड शरिया in every school of thought and a Muslim imam khalifa should selected through elections, but imam could only be person who belongs to Qurayshi tribe। उसने कहा कि जितने भी बाकी लोग हैं, ठीक है, वो इलेक्शन के ज़रिए सेलेक्ट होने चाहिए, लेकिन जो है इमाम वो कुरैशी ट्राइब से होना चाहिए। शर्त ये है कि मतलब सिलेक्ट तो वो इलेक्शन के ज़रिए होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो कुरैशी कबीले से हो, कुरैश के कबीले से हो, ठीक है, जिस कबीले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हाँ, इलेक्शन जो है उसकी भी 3 कैटेगरीज़ बताई अल-मुवर्दी ने कि पहले जो है वो नॉमिनेशंस होंगी, फिर इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और जनरल पब्लिक जो है फिर उसमें से सिलेक्शन ऑफ हेड होगी इलेक्शन के थ्रू। 4 राइटली गाइडेड खलीफेट्स एज एक्सप्लेन्ड इन हिज थ्योरी, ठीक है, 4 खलीफा है ना, तो उसको इसने बताया सारा डिटेल के साथ, चारों खलीफा को बारी बारी, ठीक है। ही सेड दैट रूलिंग इमाम हैज़ पार्ट नॉमिनेट अ सक्सेसर प्रोसेसर एक्सेप्ट हिज सन फादर। उसने कहा कि कोई बंदा जो पहले ही खलीफा है, इमामत करा रहा है, ठीक है, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो नॉमिनेट कर सके, यानी बता सके कि मेरे बाद जो है वो ये हुकूमत करेगा, ठीक है, ये पावर में आएगा, लेकिन वो उसका बेटा और बाप नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई देयर कंप्लीट कंसर्न्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा वाज नॉमिनेटेड बाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। उसने मिसाल भी दी कि हमारे इस्लाम में क्या था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा थे ना, तो उसने कहा कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफत में थे तो उन्होंने नॉमिनेट किया था कि मेरे बाद जो है वो हज़रत उमर खलीफा बनेंगे। तो ये मिसाल देते हुए उसने जो है अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इमामत। बेसिकली इट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमामा, ठीक। चलें जी, नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ इमाम। एक इमाम की क्या ड्यूटी होती है, ठीक है। इमाम, ये खलीफा कोई बेसिकली इमाम बोल रहा है अल-मुवर्दी, ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ इस्लाम एक स्टेट होनी चाहिए, यानी उसकी रियासत के अंदर जो है इस्लाम के अवामिल पे अमल पैरा हो सारे लोग। इंश्योर करे जस्टिस को, इंश्योर रूल ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, एनफोर्स इस्लामिक लॉ, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल, ज़कात, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू अल-मुवर्दी टाइटल ऑफ इमाम इज़ खिलाफतुल्लाह, ठीक है। उसने कहा कि खलीफतुल्लाह जो है वो लक़ब होगा इमाम का। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब थे खलीफा तो उन्होंने कहा कि मुझे खलीफतुल्लाह की बजाय खलीफतुर रसूल कह के बुलाया जाए, कि मैं अल्लाह का खलीफ नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफ हूँ। सो पीरियड्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड पीरियड्स ऑफ 4 खलीफा इज़ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ थ्योरी ऑफ इमामत which is corresponded by the अल-मुवर्दी। नेक्स्ट फ़िलोसफ़र है थर्ड वन निज़ामुल मुल्क तूसी। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ किंगशिप, ठीक है। इसने थ्योरी ऑफ किंगशिप दी। इसके मुताबिक इसने कहा कि हर ज़माने में अल्लाह ताला जो है वो किसी एक शख्स को मुंतखब करता है जो लोगों की वेल बींग के लिए काम करता है, यानी दौर बदलते रहते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक लीडर तो चाहिए होता है जो संभालेगा। जैसे एक घर है, घर के अंदर कोई ना कोई हेड होता है ना, जो हर काम को देख रहा होता है, घर के काम भी बाहर के काम भी फैसले करता है, ठीक है। तो उसने कहा इसी तरह हर ज़माने में अल्लाह ताला जो है वो लोगों के ऊपर एक बंदा मुंतखब करता है जो लोगों को वेल बींग के लिए काम करता है, और वो हमेशा अल्लाह की तरफ से सिलेक्ट होता है। जैसे नबी आए 1,24,000, ठीक है, तो वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए आए थे। सो ये उसने कहा निज़ामुल मुल्क तूसी ने कि किंगशिप जो है वो 4 असूलों पे होती है। इसने कुछ रूल्स दिए जो डिपेंड करते थे जस्टिस, काइंडनेस, वेलफेयर और प्रोस्पेरिटी पे। मैकवली जो पीछे एक वेस्टर्न फ़िलोसफ़र था, उसने कहा कि रिलीजन और स्टेट को जो है वो अलग होना चाहिए। कहा था ना उसने, जहाँ पे वो हमने बात की थी, चर्च वाली बात की थी, है ना, कि वो जो है चर्च को अलग रखना चाहिए हमें सियासत से। इसी तरह मैकवली ने कहा कि रिलीजन और स्टेट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन तूसी जो है निज़ामुल मुल्क तूसी, इसने कहा कि स्टेट एंड रिलीजन आर जस्ट लाइक ब्रदर्स। उसने कहा कि रियासत और मज़हब जो हैं वो भाइयों की तरह हैं, ठीक है, उन्हें सेपरेट नहीं रखा जा सकता। फंक्शन जिसने कुछ बताए किंगशिप के, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना के अकॉर्डिंग करे, ऑर्डर एंड पीस मेंटेनेंस हो, अपॉइंटमेंट ऑफ वर्दी मैरिड पीपल हों, जस्टिस पीपल आएँ, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे।
ये साथ रिलेट पीछे वेस्टर्न फिलोसफर्स को इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। या अगर पेपर में कंपैरिजन आ जाए कि वेस्टर्न और मुस्लिम कंसेप्ट बताएं आप रिलीजन और स्टेट को लेके, तो फिर आपको आसानी हो कि आप निज़ामुल मुल्क तुसी और मैकवली को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। रिलीजन और स्टेट, यह हमने अभी देखा ना। तो ये जो है वेस्टर्न जितने भी थे फिलोसफर्स, उन्होंने कहा कि दुनिया का जो निज़ाम है वो सेकुलर थे ना, उनकी बेसिकली नेचर सेकुलर थी। वो कहते थे कि वो बस लीडर ये जो है वही सेकुलर होगा, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा था कि रिलीजन और स्टेट को हमने सेपरेट रखना है, जो सबसे ऊपर पेज पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जबकि मुस्लिम जितने भी फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा सॉवरेंटी किसकी है, अल्लाह ताला की है, और रिलीजन और स्टेट हैं वो दोनों को मिल के चलने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मिसाल दार अरकम है, पहला जो बना था इंस्टीट्यूट इस्लाम में, वो क्या था, दार अरकम। नेक्स्ट फिलोसफर अल गज़ाली की थ्योरी कौन सी है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। इसने अमीर की थ्योरी दी थी कि अमीर क्या है इस्लाम के अंदर और किस तरह जो है वो स्टेट जो है इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इससे जो रेलिवेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उन्हें देखते हैं पहले। अल गज़ाली एज द टॉर्च बियरर ऑफ मुस्लिम नेशनल रिनाइजेंस, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ अमीर। तो इसकी बेसिकली जो थ्योरी है मशहूर, वो अमीर के बारे में इसने कंसेप्ट दिया था। अल गज़ाली प्रोवाइड सो मैनी रेवोल्यूशनरी थ्योरीज विच आर बेस्ड ऑन मेथड एंड करिकुलम ऑफ एजुकेशन। बेसिकली इसने एजुकेशन को हाईलाइट किया। ही बिलीव इन एजुकेशन देयर शुड बी यूज़ ऑफ यूटिलिटेरियन मेथड, ठीक है, एंड इट शुड बी दैट काइंड इन विच पर्सनल एक्सपीरियंस इंक्रीजेस। प्रैग्मेटिज्म का कंसेप्ट इसने दिया, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन कुछ बताया और करिकुलम का भी इसने डिज़ाइन करके बताया, और टीचर को भी, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म क्या है जी, कि एजुकेशन में स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक जो है वो दोनों ही होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगले जहान में हम कामयाब हो सकें। यानी जब हम एजुकेशन हासिल करेंगे दुनिया की भी, ताकि हम दुनिया में भी जो है वो कामयाब हो सकें, अर्न कर सकें, ठीक है, अच्छा लिविंग स्टाइल रह सके, और रूहानी भी एजुकेशन, ताकि हमारी रूह भी जो है वो पाक हो सके और हम जो नेक्स्ट वर्ल्ड है, हेयर आफ्टर वर्ल्ड है, उसमें भी कामयाब हो सकें। तो प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन उसने बताया कि एम्स क्या हैं, डिवेलप करेक्टर ऑफ लर्नर, के एक बंदा जो एजुकेशन हासिल कर रहा है उसका करेक्टर डिवेलप हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, उससे अच्छे और बुरे में तमीज़ हो। करिकुलम डिज़ाइन उसने किया, उसने कहा 2 करिकुलम के डिज़ाइन होने चाहिए, फ़र्ज़ आन और फ़र्ज़ कफ़ाया। फ़र्ज़ आन वो जो कुरान और सुन्नत और हदीस की तालीम है, ठीक है, और फ़र्ज़ कफ़ाया वो हैं जो दुनियावी उलूम हैं, इंजीनियरिंग, साइंस, बॉटनी, ये सारी चीज़ें जो हैं फ़र्ज़ कफ़ाया। फ़र्ज़ आन उसने कहा कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए करिकुलम में, और फ़र्ज़ कफ़ाया जो है वो ऑप्शनल होने चाहिए, यानी बंदा अपनी मर्ज़ी से जो है वो सिलेक्ट कर सके। चौथा इसने टीचर का दिया कंसेप्ट, टीचर को ही बेसिकली इसने अमीर कहा, ठीक है। टीचर स्टूडेंट रिलेशन, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग होगा टीचर स्टूडेंट रिलेशन, उतना अच्छी जो है वो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी जो है वो काम करेगी। अगेंस्ट एक्सटर्नल फियर एंड पनिशमेंट, ठीक है, ये बच्चे को डर ना हो कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी अगर मैं कुछ बोल लूँ, डर ना हो उससे, ठीक है। हाँ, इज़्ज़त ज़रूर होनी चाहिए, इज़्ज़त का रिश्ता होना चाहिए दोनों में, डर का रिश्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। टीचर शुड बी द रोल मॉडल फॉर टीचर्स, ठीक है। इट शुड बेस्ड अपॉन फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और फिर उसने कहा कि डिसिप्लिन जो है वो भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है। आज मॉडर्न एजुकेशन में भी यही चीज़ है जो हम सारा कुछ देख रहे हैं, ठीक है। लव फॉर सब्जेक्ट होना चाहिए, परसेप्शन इन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। विल पावर भी जो है वो हाई होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज परसेप्शन, स्ट्रॉन्ग परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें जो है आपने याद रखनी है कि अल गज़ाली जो है वो टीचर के बारे में जो कह रहे हैं सारी अमीर की खुसूसियात है, ठीक है। और फिर उसने कहा कि अल-फ़रेबी जो है रूटीन बता रहा है, ठीक है। वो कहता है कि अमीर जो है उसकी रूटीन है ख़ास। एक दिन के 24 घंटे होते हैं ना, तो उसने 24 घंटे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया अल-फ़रेबी ने। उसने कहा कि दिन के तकरीबन 6 घंटे के अंदर अमीर जो है वो नमाज़ें पढ़ता हो, ठीक है, यानी इबादत करता हो। और फिर उसने कहा कि अगले 6 घंटों में, मतलब ये नहीं कि लाइन वाइज, मतलब कि दिन के किसी हिस्से में कुछ करे कुछ, लेकिन टोटल जो है वो मिला के 6 घंटे बनने चाहिए, ठीक है। फिर उसने कहा कि 6 घंटे वो देखे रियासत के मसले मसाइल को, इंसाफ करे लोगों के दरमियान, ठीक है। फिर उसने कहा कि 6 घंटे वो क्या करता हो, शिकार पे जाता हो या कुछ और रिक्रिएशन के काम करता हो, ठीक है, तफरी काम, जो भी उसकी हॉबीज़ हैं या जो भी उसने करना है। फिर उसने कहा कि 6 घंटे उसके पास होंगे खाने के लिए और सोने के लिए, उसमें वो आराम भी कर सकता है और खा भी सकता है, ठीक है। तो इस तरह उसने अमीर की जो है रूटीन बताई। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़िलोसफ़र इब्न खल्दून,
इब्ने खुल्दून बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम फ़िलोसफ़र है, ठीक है। अभी 2025 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पेपर में आया था इब्ने खुल्दून से रेलिवेंट, ठीक है। तो ये आपने जो है ध्यान से सुन लेना है, अपने नोट्स भी जो हैं वो साथ साथ बनाया करें। हाँ, कौन सा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पेपर में आता है जी? राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बताएं कि किस तरह होती है, या असाबिया का कंसेप्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कि असाबिया क्या है, किसने ये कंसेप्ट दिया और ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। एक बुक राइट की इब्ने खुल्दून ने, मुकद्दिमा, ठीक है, इसमें उसने बताया कि हिस्ट्री का जो है वो किस तरह शुरू हुआ और किस तरह आगे चली। तो इब्ने खुल्दून कहता है कि कोई भी स्टेट तब बनती है जब प्रीमिटिव लोग जो है वो, यानी जो पुराने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या करें कि किसी एक जगह पर दो बुनियादों की वजह से इकट्ठे होते हैं, ठीक है। मतलब कहीं नई जगह पर जाते हैं तो उनकी बेस क्या होती है कि सॉलिडारिटी, वो चाहते हैं कि वो अलहदा तन्हाई में रहें, या फिर रिलीजन, ठीक है, सॉलिडारिटी उनको काम करती है, या फिर रिलीजन जो है वो रिलीजन की बुनियाद पर इकट्ठे होते हैं। तो इसी की बुनियाद पे एक नई स्टेट बनती है, ठीक है, जो कि है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाती है स्टेट का, जिसे वो नाम देते हैं असाबिया, ठीक है। यानी जहाँ पे नए लोग आकर रहने लगे ना, दो वजह से रह सकते हैं, सॉलिडारिटी की वजह से, रिलीजन की वजह से। तो जो नई वहाँ पे कॉलोनी बनेगी या लोग मिलकर रहने लगेंगे, वो क्या कहलाएगी? असाबिया। तो इब्ने खुल्दून कहता है कि राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन जो है उसके 5 स्टेजेस हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 2025 के पेपर में आया अभी। तो वो कहता है कि 5 स्टेजेस हैं राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। साबिया का कंसेप्ट बेसिकली यही है ना, अगर साबिया का कंसेप्ट पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपने बताना है कि साबिया क्या होती है, कब बनती है, क्या कंडीशन है इसकी, ठीक है। उसके बाद फिर साथ में ये भी आपने लिखना है राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। और अगर क्वेश्चन ही राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन आ जाता है तो फिर जो है इसको भी आपने डिटेल से लिखना है। अभी हम देखेंगे कि साबिया किस तरह रिलेट कर रहा है। अच्छा, पहली स्टेज पर आते हैं। ये नीचे देखिए आप लिखा हुआ है स्टेज 1, ये एक बना हुआ है रफ सा स्केच, इसे आप देखें। स्टेज 1 राइज ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, अपने अरूज पे होती है, मैक्सिमम होती है राइज ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है जी? न्यू सिविलाइजेशन बनती है, नई तहजीब बनती है। क्या करते हैं जी? प्रिमिटिव लोग जो हैं वहाँ के, वो एक जगह पे आके इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इस स्टेज को क्या कहते हैं? राइज ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन बनने लगे और अपने अरूज पे आके लोग आके इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो नए जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, लोग जो हैं वो एक किंग रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है वो कोई किंग नहीं होता, क्योंकि अभी लोग इकट्ठे होकर मिल रहे हैं ना, तो सभी का एक ही मोटो है, एक ही उनका कंसेप्ट है, तो यहाँ पे कोई भी जो है वो किंग नहीं होता, सही है। और जो है लीडर जो उनको होता है, जो लीड कर रहा होता है, उससे वो कहते हैं चीफ है, ये हमारा चीफ है, ठीक है। और कबीलों की तरह लोग मिल के रहते हैं। जब लोग जो है वो 10 नस्ल बनती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? असाबिया जो है वो अपने अरूज पर होता है। असाबिया यही है ना कि लोग मिलकर रह रहे हैं। फिर है स्टेज 2। स्टेज 2 में वो क्या करते हैं? यहाँ पे है स्टेज ऑफ किंगशिप, या फिर स्टेज ऑफ इनसिक्योरिटी एंड लेयर, लग्जरी एंड लेयर की स्टेज है। लोग जो है वो आपस में इकट्ठे मिल के रह रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, उनके दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है, किसी बात पे वो एग्री नहीं होते, तो हल्का फुल्का जो है वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे फिर असाबिया कम होना, असाबिया यही था ना कि लोग इकट्ठे मिल के रहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई शुरू होगी तो असाबिया का लेवल जो है वो थोड़ा कम हो गया। फर्स्ट लेवल पे राइज पे था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लो हो गया लेवल। तो फिर क्या होता है? डिस्क्रिशन की तरफ चला गया, लोगों की मर्जी है कि अब यहाँ पे नया चीफ के बजाय किंग आ गया, ठीक है। फिर जाहिर है जब किंग आएगा तो वो पेड आर्मी रखेगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी भी आ जाएगी, और फिर जो हर काम जो है वो मानना पड़ेगा इनको किंग का, और जैसे किंग कहेगा वैसे ही इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब वही उनको हेड है उनका। फिर स्टेज है 3। स्टेज 3 में क्या है? स्टेज ऑफ लग्जरी एंड लेयर। जब किंग आ जाता है, ठीक है, तो लोगों के पास पेड आर्मी होती है, ठीक है, उसे पैसे दे रहे होते हैं, और आर्मी जो है वो सारे काम कर रही होती है। ब्यूरोक्रेसी आ गई है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आपको पता है आर्मी जो है वो किसी भी मुल्क को, किसी भी रियासत को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, ठीक है, आर्मी। इसकी वजह से जो है वो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाती है, ठीक है, लोगों की पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो भी बढ़ जाती है, तरक्की होती है लोगों की बहुत ज़्यादा। लोग बहुत खुश होते हैं कि वो जो है आराम से ज़िंदगी गुजारें, ज़ाहिर उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो कोई भी चीज़ जो है ख़रीद सकते हैं, तो आराम से उनसे मौज मारते हैं, ठीक है। तो किंग जो है जैसा चाहता है वैसा होता है, लेकिन लोग जो हैं वो क्या होते हैं? प्रोस्पेरिटी बढ़ती जाती है और साबिया का लेवल जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि लोग अब आपस में तो एक दूसरे की बात नहीं ना मान रहे हो। यहाँ पे किंग भी आ गया, साबिया में तो किंग नहीं होता, तो किंग की बातें ही मान रहे हो, ठीक है। फिर स्टेज 4 आ गई। स्टेज 4 में क्या हो रहा है जी? पीरियड ऑफ कंटेंटमेंट है। यहाँ पे लोग समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, और लग्जरी है, हमारे पास है तो हमेशा के लिए है, बस ये पैसा कभी ख़त्म नहीं होना, तो बस वो उड़ाते जाते हैं, उड़ाते जाते हैं। तो फिर जाहिर है जब बंदा, जितना ज़्यादा बंदे के पास पैसा हो, उतना ज़्यादा ऐश पसंद हो जाता है, आराम पसंद हो जाता है, तो बदले में उनके पास क्या आता है?
सुस्तपन आ जाता है, ठीक है, वो कोई भी काम करना नहीं चाहते, ठीक है, और कंप्लीट डिपेंड होते हैं लग्जरीज़ के ऊपर, ठीक है, इकोनॉमिक लेवल फिर उनका नीचे आता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आर्मी का जो है वो करप्शन बढ़ती जाती है। अब जाहिर है आर्मी को पता है कि ये दुनिया सारी जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो करप्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब करप्शन होती है तो फिर उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती जाती हैं और जो है वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, ठीक है। फिर स्टेज 5 यहाँ से स्टार्ट होती है। स्टेज 5 में क्या होता है, डिक्लाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पे जो है वो पहले राइज हो रहा था सिविलाइजेशन का, अब यहाँ पे फॉल ऑफ सिविलाइजेशन है जो कि अपने अरूज पर है, ठीक है। स्टेज 2 से ही हल्का हल्का स्टार्ट हो गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब अपने अरूज पर आ गई है। क्या, फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। क्या हुआ जी कि लोगों के अंदर वफादारी ख़त्म हो गई, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी अपने अरूज पर आ गई, रियासत की इनकम जो है वो ख़त्म होने लगी क्योंकि लोग उठाते जा रहे हैं, काम कोई कर नहीं रहे, अंदरूनी जो उनकी चीज़ें हैं, साख्त है, ठीक है, वो कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है। फिर ये पॉइंट कहलाता है लीस्ट असाबिया, ठीक है, और रियासत जो है वो तबाह हो जाती है। लोग जो है वो एक दूसरे को बिल्कुल देखना तक पसंद नहीं करते, फ़ौरन इन्वेजन हो जाती है और लोग जो है वो फिर यहाँ से हिजरत करके कहीं और, जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं वो कहीं और चले जाते हैं, बाकी कहीं और चले जाते हैं, और यहाँ से दोबारा से फिर जो है वो पहला साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यानी यही लोग जाके कहीं और रहने लगेंगे जहाँ पर उनको सूटेबल लगेगा, तो दोबारा से वो असाबिया बनेगी, दोबारा से फिर जो है वो सारा कुछ होगा। तो इसी थ्योरी को बेसिकली बोलते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यही सारे कंसेप्ट असाबिया के हैं। स्टेज 1 से शुरू होती है, 5 तक जाती है। स्टेज 1 पे जो है वो अपने अरूज पे होती है, राइज पे, और स्टेज 5 पे आके मिनिमम हो जाती है असाबिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था बेसिकली इब्ने खल्दून का। यही इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, यही आपने करना है और एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो नीचे बना हुआ है इसी तरह से आपने बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये मैंने हॉरिजॉन्टली बना हुआ है तो आप कोशिश करें पेपर में इसको वर्टिकली बनाएं, लेकिन ये आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारा फ़िलोसफर है लास्ट वन, इकबाल। जैसे ये 5 फ़िलोसफर्स ही करने हैं हमने मुस्लिम फ़िलोसफर्स में। इकबाल के बारे में सबको जनरल हाउ नो होगी कि इकबाल कौन है, ठीक है। तो इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट ऑफ खुदी का आता है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिज पॉलिटिकल फ़िलोसफी के आते हैं, हाउ हिज फ़िलोसफी मेक बेसिस इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में क्या किरदार था उनकी फ़िलोसफी का। सो उनके अकॉर्डिंग जो है, इलामा इकबाल के अकॉर्डिंग, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर लाइक 2 ब्रदर्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स क्या हैं, जस्ट लाइक 2 ब्रदर्स। तो उनको जो है वो साथ साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर उनको हम अलहदा कर देंगे तो फिर रियासत जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, कल्चरली भी, मॉरली भी और पॉलिटिकली भी। अब आप देखें कि यही जो कंसेप्ट था, रिलीजन पॉलिटिक्स आर लाइक 2 ब्रदर्स, ये कंसेप्ट किसने दिया था, निज़ामुल मुल्क तूसी ने भी दिया था, ठीक है। तो ये साथ में आपको इसलिए करवाती रहती हूँ रिवाइज, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फिर इलामा इकबाल ने कहा जी कि एग्रेसिव नेशनलिज़म जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि लोग अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बातें ना शुरू कर दें। कैलिफ इज़ सब्जेक्ट टू शरिया, यानी जो खलीफ बने, जो लीडर बने, वो शरिया का पाबंद हो, ठीक है। तो जो शरीयत करती है उसी के मुताबिक फ़ैसले भी करे और उसका अपना करैक्टर भी जो है अकॉर्डिंग टू शरिया हो। क्रिटिसाइज़ किया इसने कैपिटलिज़म को, ठीक है। आपको पता है कि 90s में कैपिटलिज़म अपने अरूज पर था, ठीक है, और कम्युनिज़म भी अपने अरूज पर था। जब आपको पता है बरे सगीर के अंदर बरतानवी हुकूमत का राज था, ठीक है। तो इसने फिर जो है इलामा इकबाल ने क्रिटिसाइज़ किया दोनों को, कैपिटलिज़म को भी और कम्युनिज़म को भी, ठीक है। बल्कि इलामा इकबाल ने इनके ख़िलाफ़ कहा कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट है, ठीक है, बजाय इसके कि कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म। तो अब जाहिर है वहाँ पे बरसगीर पाको हिंद में मुख्तलिफ और भी कौमें थी, तो फिर इन्होंने इसको पसंद नहीं किया, ठीक है। तो यही बेसिस बनी बेसिकली पाकिस्तान के अलग मुतालबे की। सो वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज़ेंट गुड। इलामा इकबाल ने कहा कि वेस्टर्न टाइप की जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी नहीं है। डेमोक्रेसी अच्छी है लेकिन वेस्टर्न टाइप की अच्छी नहीं है। डेमोक्रेसी तो वो होती है ना जिसमें सभी लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ़ैसला बताते हैं, अपनी राय देते हैं, ठीक है, और उसे समझा भी जाता है इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे तो वेस्ट का राज था, तो फिर उन्हीं को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। इसलिए इलामा इकबाल ने कहा कि वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सूटेबल नहीं है, अच्छी नहीं है। सो इलामा इकबाल वेस्टर्न डेमोक्रेसी को कहते थे कि ये जो है बहुत ही बदतरीन शक्ल है, ठीक है, वोस्ट बैड फॉर्म ऑफ सिलेक्शन। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस होती है, तो ये जस्टिफाई नहीं करती वेस्टर्न वाली, तो ये जो है फिर नाकाबिल लोगों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़ाहिर है वो काबिल नहीं होते, जब उन्होंने लेना ही नहीं है किसी से सलाह, तो फिर जो है वो बस नाकाबिल लोगों को भी या नाअहल लोगों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो है पर्सन ऑफ चॉइस मुहैया नहीं करता लोगों को, ठीक है, और लोगों के मसाइल को भी सही तरीके से फिर ज़ाहिर एड्रेस नहीं करते जब नाअहल लोग आएंगे।
तो इकबाल का जो यकीन था रिलीजन और पॉलिटिक्स पे, उसका आपस में उसने कहा कि डाइवोर्स नहीं होने चाहिए, यानी वो भाई भाई हैं ना, तो उन्हें साथ साथ ही चलना चाहिए, उन्हें आपस में डाइवोर्स नहीं देनी चाहिए, एक दूसरे से जो है वो कतल ताल्लुकी नहीं करनी चाहिए, दोनों को इकट्ठा काम करना चाहिए और ये साथ साथ ही सही चलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ही जो है वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इल्लामा इकबाल ने। एक शेर भी है ना इल्लामा इकबाल का, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। सो जमहूरियत जो है वो होनी चाहिए। दी अगर जुदा हो सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, ये इनकी ये जो पॉइंट था कि भाई भाई हैं दोनों, रिलीजन और पॉलिटिक्स, उस पर ये मिसरा सूटेबल हो रहा है कि दी अगर जुदा हो सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये इल्लामा इकबाल का ही शेर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इकबाल कंसेप्शन ऑफ ईगो। ईगो क्या है? खुदी का कंसेप्ट उनका क्या है? खुदी को कर बुलंद, खुदी पे इल्लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा शेर लिखे, ठीक है। जो मशहूर तरीन इनका शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ठीक है। या फिर और भी है, झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये सारे जो हैं वो इल्लामा इकबाल के शेर, आपको पता है वो फ़िलोसफ़र भी हैं और शायर मशहूर हैं, ठीक है। इल्लामा इकबाल को तो शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। सो लाइफ ऑफ अ मैन इज़ टोटली एफर्ट, ठीक है। इल्लामा इकबाल ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी जो है मुकम्मल क्या है, बस उसे कोशिश ही करनी है। इंसान हमेशा जो है वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है और इंसान की खुद ही जो है वो अपनी मैक्सिमाइज़ करने के लिए कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो उसको कम करते हैं और कुछ जो है वो उसको इन्हेंस करते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं। अगर आपको किसी इंसान के अंदर खुदी देखनी है कि इस इंसान के अंदर कितनी खुदी है, तो इल्लामा इकबाल ने उसके 3 पैरामीटर्स बताए कि किसी इंसान को हम जाँचना हो कि उसके अंदर खुदी का लेवल कितना है, तो 3 तरीक़ों से हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको याद करने के लिए एक फार्मूला है SPI, याद रख सकते हैं। S से स्टेबिलिटी, P से परमानेंस और I से इंटेग्रिटी। स्टेबिलिटी क्या है कि कोई बंदा जो है वो कितनी मेहनत जारी रखता है, ठीक है, कंटिन्यूटी उसके अंदर कितनी है। परमानेंस, डिटर्मिनेशन उसके अंदर कितनी है किसी काम को करने की, ठीक है। यकीन उसका क्या है, अकीदा क्या है। और इंटेग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर कितनी है, यानी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, यानी पहले वो अपने आप को रखता है या अपनी इज़्ज़त नफ्स को रखता है, उसके बाद जो है वो बाकी काम करता है। फिर इल्लामा इकबाल ने कहा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन ईगो को बढ़ाते हैं, खुदी को बढ़ाते हैं, वो भी उसने बताया, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूले से आप याद रख सकते हैं, FCTKCL, ठीक है। FCTKCL, ठीक है। F से क्या है? फ़क्र, क्या उस बंदे का एटीट्यूड ऑफ माइंड क्या है, उसके अंदर स्ट्राइव क्या है, ठीक है। फिर करेज है कि वो मोरली और फिज़िकल जो है वो किस लेवल पे है। टॉलरेंस, ईगो सस्टेन, यानी उस बंदे के अंदर बुर्दबारी कितनी है, कितना पेशेंस है उसमें। के से कसबे हलाल, कि वो जो है ह्यूमन एफर्ट करके हलाल कितना कमाता है और हराम कितना कमाता है। क्रिएटिव, सी से क्रिएटिव एंड ओरिजिनल थिंकिंग, उसकी थिंकिंग क्या है। और एल से लव। ये सारे पॉइंट्स हैं कुछ के, हम इनको देखते हुए जो है अपने अंदर खुदी का लेवल बढ़ा सकते हैं। फिर एक वो शेर भी है ना इल्लामा इकबाल का, हमें जो है वो हलाल रिस्क कमाना चाहिए। ए तायरे लाहौती, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। फिर इल्लामा इकबाल ने जी 4 चीज़ें बताई कि जो ईगो को कम करती हैं। ये भी एक फॉर्मूले से आप याद रख सकते हैं, FBSN। F फॉर फियर, B फॉर बैगरी, S फॉर सेलेब्री एंड N फॉर नेज़ल प्रेशर। फियर क्या है कि जो है जो कम करती है हमारी ईगो को, कि हमें जो है सिर्फ अल्लाह ताला से डरना चाहिए, अल्लाह के अलावा जो है वो किसी से नहीं डरना चाहिए, बस सही काम करने चाहिए और जो है वो अपने अमाल दुरुस्त रखने चाहिए और डरना सिर्फ अल्लाह ताला से चाहिए, ठीक है। बैगरी, जब हम मतलब कि कोई भी चीज़ है हम चाहते हैं कि हम उसे बस हासिल कर लें, उसके लिए कोशिश ना करें, बस हम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं चाहती हूँ कि मैं जी मैंने आज मार्केट गई तो मैंने कोई चीज़ देखी, मुझे पसंद आ गई, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ इसे हासिल करूँ, ठीक है। तो खुदी का तकाज़ा तो ये है कि मैं मेहनत करूँ, उसके लिए पैसे कमाऊँ या फिर जो भी तरीका है उसके लेने का, उस तरीके से उसे कमाऊँ और ले लूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसके ऊपर कोशिश करने की बजाय मैं क्या कहूँ कि मैं तुम आपसे या किसी और से कहूँ कि मुझे पैसे दे दो, मैंने वो लेनी है, या फिर दुकान वाले से जाके कहूँ, मांगना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो ये जो है हमारी खुदी को जो है इस रेस्टलेसनेस होती है। एक तो हमारी इज़्ज़त नफ्स ख़राब होती है और दूसरा जो है हमारी कोई जो है वो माशरे में इज़्ज़त भी नहीं होती, ठीक है। स्लेवरी क्या है कि किसी का बेजा हुक्म मानना। हाँ ठीक है, बड़ों की बातें माननी चाहिए, लेकिन किसी का बेजा हुक्म हम मानते जाएं, चाहे वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, बस जी हम अंधाधुंध जो है वो उसकी ग़ुलामी करते रहें, ठीक है। फिर जो है नेज़ल परसेप्शन, यानी हम अपने आप को अल्लाह ना समझना, यानी ठीक है अगर आप अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं, ठीक है, तो आप खुद को ये ना कहें सबके बीच बैठ के तो मैं तो अच्छा हूँ जी, मेरे से तो अच्छा ही कोई नहीं है, और अपने पास बैठे लोगों को समझना कि ये हकीर है, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। एक इल्लामा इकबाल का शेर यहाँ पे याद आ रहा है, एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है,
हज़ार सजदों से आदमी को देता है निजात। तो यहाँ पे हमारे आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। मुस्लिम फ़िलोसफ़र्स के हमने जितने इम्पोर्टेंट थे वो सारे पॉइंट्स कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज़ का, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।